हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो हम भी आपकी तैयारी में आपका साथ देने के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री की क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि ये क्लास आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए है। ये क्लास आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, एनीवन कोई भी एग्ज़ाम हो, वो उन सभी के लिए ये क्लास एकदम इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को एंड तक देखना कि आप ये सोचो कि हमने तो एसएससी का एग्ज़ाम भरे ही नहीं है, एमटीएस का एग्ज़ाम हमारा तो है ही नहीं, तो हम क्यों देखें। तो ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एनीवन कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपके स्टेट में भी कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो भी साइंस ऐसा टॉपिक है जो सभी में आता है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ और अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको यहाँ नोट्स वगैरह यहाँ से मिल जाएगा। आपको आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर से बता देती हूँ, ये एग्ज़ाम आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप में से गतिमान रहते हैं। तो बताइए, जो गैस है, प्लाज्मा है, ठोस है, तरल है, तो पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है ऐसी? तो बताओ, तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो अवस्था होती है गैस की अवस्था। तो गैस की अवस्था होती है तो उसके जो कण होते हैं ना, जैसे मान लो ये कोई हमारा पदार्थ है, तो जो जैसे तीन लिक्विड होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक है ना, एक और बता देते हैं, जो फोर्थ स्टेज है वो कह देते हैं प्लाज्मा। लेकिन अभी तक आपने पहले बात तो ये देखो कि आधे बच्चे ऐसे होंगे वो बोलेंगे कि मैम हमारे पास तो पहले साइंस थी ही नहीं, तो हमें तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगी वो तो आपको समझ में आ सकते हैं, लेकिन इतने भी कठिन नहीं है। जैसे बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ले लो, तो ठोस में क्या होते हैं, जो ठोस में जो कण होते हैं, अणु मिलते हैं छोटे छोटे, तो ठोस में ऐसे ऐसे एकदम नज़दीक नज़दीक होते हैं सारे। तो नज़दीक नज़दीक होने की वजह से वो एकदम टाइट मजबूत होते हैं। और लिक्विड में मान लो ये लिक्विड का है, तो लिक्विड में ऐसे थोड़े दूर दूर होते हैं, तो ऐसे तरल अवस्था में होते हैं। और जो गैस में होते हैं, गैस का तो पता ही नहीं, जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ज़्यादा दूर होते हैं। तो इस वजह से क्या कह रहा है कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होता है। तो देखो, अगर यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ है पदार्थ का, एक यहाँ पर है, तो बताओ दूर दूर तो है ही, स्वतंत्र रूप से गतिमान है ना, तो कौन सी अवस्था आ जाएगी? तो वो अवस्था आ जाएगी ऑप्शन ए, गैस की अवस्था। आधे बच्चे साइंस से नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम इजी इजी है। आपने 10th क्लास तक जितने क्वेश्चन किए थे उनमें से ही आ रहे हैं ये। तो 10th क्लास के पास तो सभी के पास साइंस थी ना, तो ये उन्हीं में से आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, लो, सोडियम क्लोराइड, जल। तब देखो, यौगिक का मतलब देखो, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO है। लो, ये आयरन आ गया, ये कोई पदार्थ है, यौगिक नहीं है। सोडियम क्लोराइड, यौगिक का मतलब होता है दो या एक से ज़्यादा किसी से मिलकर बने हुए हैं। तो जैसे देखो, ये कार्बन से मिलकर बना है, और मोनोऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लो, ये तो एक पदार्थ ही है जो स्वतंत्र अयस्क टाइप है, ये जो पृथ्वी में पाया जाता है। तो सबसे अलग क्या हो गया? तो सबसे अलग क्या हो जाएगी इसमें? लो। ये सोडियम क्लोराइड है, जिसको क्या बोलते हैं हम? NaCl। और ये जल, जल को भी बोल देते हैं, जल का फॉर्मूला होता है H2O। क्या पता आ जाए कि जल को आप बताओ, फॉर्मूला बताओ, तो H2O बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा? लो। नेक्स्ट है,
जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? जल वाष्प में बताओ, संघनन, वाष्पीकरण, हिमीकरण या उध्रुवापातन? बताइए। तो किसका उपयोग किया जाता है? जल वाष्प के। ये एक है ना प्रक्रिया होती है, जैसे किसी को उबालना, किसी को पिघलाना, किसी को वाष्पीकरण करना, वेपराइजेशन, ऐसे। तो क्या होता है, किसी को ठंडा करना, तो इसमें ये प्रक्रिया है। तो जैसे जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से बताना है। तो इनमें से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब जल को हम गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगी, एकदम भाप बनेगी ना, तो भाप बन के उड़ जाता है ना, तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है? वाष्पीकरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित कर देती है? जैसे तरल, तरल मतलब जो लिक्विड पदार्थ होता है उसको सीधे वाष्प यानी कि वेपर में परिवर्तित कर देती है, यानी कन्वर्ट कर देती है। भाप बनाना, उध्रुवपातन, संघनन या वाष्पीकरण? तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? अभी बताया था, जल से अगर उसको हम ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा तापमान पर गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाएगा। अरे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि आप जब चाय बनाते हो, चाय तो मुझे लगता है सभी के घर में बनती है। तो चाय बनाते हैं, जब हम पानी उसमें डालते हैं तो जब वो पानी गर्म होता है तो उसमें कुछ बुलबुले होते हैं ना। पानी तो सभी गर्म करते ही हो, तो उसमें कुछ बुलबुले होते हैं। अगर उस हम पानी को ज़्यादा देर तक गर्म रखेंगे ना तो वो सारा पानी भाप के रूप में उड़ जाएगा। तो ऐसे ही ये है कि भाई तरल को अगर हम वाष्प में परिवर्तित करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया से करते हैं? तो वो है वाष्पीकरण प्रक्रिया से। नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जैसे कि ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का रूपांतरण, पानी को भाप में परिवर्तित करना, दूध से दही बनना, ताप कोयला। यानी कि रासायनिक प्रक्रिया से कौन सा इसका उदाहरण नहीं है? तो कौन सा परिवर्तन नहीं है रासायनिक परिवर्तन का? इन चारों में से बताना उदाहरण। तो हमारा सही जवाब है भाप को पानी में परिवर्तित करना। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता? पहले तो ये बता देते, व्युत्क्रमित का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रमित का मतलब होता है उल्टा, उल्टा नहीं किया जा सकता, यानी कि दोबारा उसी अवस्था में नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये होता है। तो जैसे देखो, आपके पास 4 एग्जाम्पल है। अब व्युत्क्रमित का मतलब समझ में आ गया ना, तो आपको ये ऑप्शन एकदम इजी लग जाएंगे, आप खुद इसके जवाब दोगे। जैसे कि देखो, एक रबड़ बैंड को खींचना और उसे उसके सामान्य आकार में वापस लाना, तो सही है। अगर मान लो किसी आप इलास्टिक को खींचोगे, रबड़ को खींचोगे, तो जितना खींचोगे उतना वो खिंच जाएगा, लेकिन छोड़ते ही दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये यानी कि ये तो उल्टा हो सकता है, तो ये तो इसका एग्जाम्पल नहीं है। रोटी की लोई को बेलना और तवे पे सेकना, तो आप मान लो जैसे आटा लेते हो तो उसकी लोई बना देते हो और लोई को फिर बेल कर तवे पर सेक देते हो। अब जो सेकी हुई रोटी है उसको दोबारा कच्ची कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, बताओ कर सकते हो या नहीं? तो ये उल्टा नहीं हो सकता, यानी कि जो सिकी हुई चीज़ है, जो तैयार चीज़ है, वो फिर से कच्ची नहीं हो सकती, तो इसको उल्टा नहीं किया जा सकता, यानी कि व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आगे देखो, गुब्बारे को फूटने की सीमा तक फुलाकर उसे आकार में वृद्धि करना। हाँ, जब तक गुब्बारा फूटने से पहले तक हम उसको फुला सकते हैं और उसकी हवा निकालने पर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। आगे देखो, अगला है गीले कपड़े को सूखे कपड़े में बदलना, सही है, फिर वापस से उसको पानी डालकर गीले कर देंगे। तो यानी कि ये सभी तो उल्टा हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन बी है ये उल्टा नहीं हो सकता। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, दूध का उबलना, कैन को क्रश करना या लकड़ी जलाना? रासायनिक परिवर्तन बताना है, रासायनिक प्रक्रिया से कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? लकड़ी जलाना। यानी कि लकड़ी जलाएंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ निकलती है, जैसे कि गैसेस निकलती है, धुआं निकलती है, तो ये लकड़ी जलाना रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु खालिस्तान को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं,
तो न्यूट्रॉनों, अणुओं, प्रोटॉनों या यौगिकों। तो किस में होते हैं? तो परमाणु यौगिक, यौगिक का मतलब है जैसे कि एक या एक से अधिक अणु मिलकर जो बनते हैं उसको ही यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट है, मैं फिर से बता रही हूँ कि ये टॉपिक आधे बच्चे ये कहेंगे कि हम तो साइंस से नहीं है, तो कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको इसी वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? अब इसमें तो कुछ समझाने की बात नहीं है, ये तो सीधा याद करना पड़ेगा। यानी कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन, ओटो हॉन, विलार्ड गिब्स या रॉबर्ट बॉयल। तो किसको जाना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन को। नेक्स्ट है, 1826 में निम्नलिखित में से किसे उनके परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटीज रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को, रोजर बोस्कोविच को, एंटोनी लॉरेंट डी लुआजियर को या जॉन डाल्टन को? तो किसको किया गया था सम्मानित? तो हमारा सही जवाब है जॉन डाल्टन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में से अस्तित्व में रह सकता है? तो कौन रह सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अणु? तो अभी बताया था कौन रह सकता है स्वतंत्र रूप में? अणु रह सकते हैं, यानी कि अणु ही तो होते हैं, छोटे छोटे कण। ठीक है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं? तो कौन है वो? ये शब्द किसने बोले थे? हैंस गीगर, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो किसने बोले थे ये वर्ड? तो ये बोले थे जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है हमारा, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? अभी बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? पानी। तो पानी का क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। तो इनमें से बताओ कौन सा होता है? यानी कि हाइड्रोजन के 2 कण हैं और किसका? ऑक्सीजन का 1 है। तो यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु जो क्रमांक होता है ना, कि हाइड्रोजन एक सीरीज होती है जैसे काउंटिंग की होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कभी आपने पढ़ा हो तो हाइड्रोजन जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें पहले नंबर पे आता है, और जो ऑक्सीजन है वो कौन से नंबर पर आता है? 8वें नंबर पर। तो इसका द्रव्यमानों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:8। क्या हो जाएगा? 1:8। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान क्या है? नाइट्रिक एसिड, तो जो ये द्रव्यमान है ये थोड़े बहुत आप याद कर सकते हो क्योंकि ये न्यूमेरिकल संख्या है। तो क्या है इनका नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान? 63 माइक्रोन। नेक्स्ट, एक आदर्श गैस का एक मोल यानी कि 237 केल्विन और 1 एटीएम दाब पर खालिस्तान लीटर आयतन घेरता है। तो ये क्या है? ये न्यूमेरिकल है। क्या है ये? न्यूमेरिकल में आ जाएंगे ये। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? 22.4। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो यह कौन सा नियम है? ओम का नियम है, अवगाद्रो का नियम है, बॉयल्स का नियम है या चार्ल्स का नियम है? तो वो कौन सा नियम है? तो वो है अवगाद्रो का नियम। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है और परमाणु संख्या 8 है। ऑक्सीजन गैस के 2 मोल की ग्राम में कितनी मात्रा होगी? यानी कि परमाणु भार कितना है? 16। यानी कि जो भार, वजन और संख्या भी बताया था 8वें नंबर पर आता है, तो जो भार होता है वो इसका दुगना ही होता है, ऑलमोस्ट दुगना होता है। ये नहीं कह सकते सारे ही दुगने होते हैं, यानी कि दुगना होता है, किसी का एक ज़्यादा हो जाएगा या एक कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो गया? 16 हो गया। तो ऐसे बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन गैस के जो 2 मोल की ग्राम संख्या कितने के बराबर होगी? तो कितनी मात्रा होगी उसकी? तो जो उसकी मात्रा हो जाएगी 60
4। अरे एक की कितनी हो गई, एक की 16 हो गई, तो दो की कितनी हो जाएगी। ये मत करना कि 16 ये करना, इसको इसका ही वो हो जाता है, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझो आप, ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, तो इसकी परमाणु, जो परमाणु भार है वो कितना हो गया, 16 हो गया ना। अब हमें पूछ रहा है कि 2 मोल ग्राम, यानी कि ऑक्सीजन के 2 मोल है, तो ये 2 मोल हो गए। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जैसे कि मोल बराबर होता है कितनी, ग्राम की मात्रा, यानी कि कितने हमें चाहिए, और जो परमाणु भार है वो परमाणु भार, तो हमें ग्राम की मात्रा निकालने, मोल है, परमाणु भार कितना है हमारा, परमाणु भार है हमारा 16, और पूछा कितना है, परमाणु भार हमारा 16 है, जो ये निकालना है, और ये हमारा 2 है, मोल की मात्रा 2 है। ऑक्सीजन के कितने अणु पूछे हैं, 2, तो 16 + 16 कितने हो गए, 32। अब 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम इसको आर पार गुणा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो 32 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी मात्रा आ जाएगी, 64। तो ये ऐसे आए, ये न्यूमेरिकल टाइप है थोड़े। एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान क्या है, तो क्या है, 120 ग्राम, 108 ग्राम, 136 ग्राम या 140 ग्राम। तो ये भी उस टाइप के ही है, उसका कितना आ गया था, 2 मोल का, इसका 4 मोल का पूछ लिया। एल्यूमिनियम का नंबर होता है कितना, कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पे आता है, इसको भी ऐसे ही निकालना है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, क्या है, बी आंसर है इसका। ये भी उसी फॉर्मूले से निकलेगा, अभी बताया था, जो ऊपर का यानी कि द्रव्यमान हमें निकालना है, और नीचे जो एल्यूमिनियम का जो भार है वो सारा आ जाएगा, यानी कि 13, 4 पूछा है, तो 13 + 13 + 13 + 13, यानी कि 4 बार इसको जोड़ लो, और ये इधर इक्वल हो जाएगा 4 के, यानी कि 13 13 13 26 13 43 तिरछक 52, यानी कि 13 की जो टेबल है वो कर लिया आपने, जो ये 52 हो गए, और 52 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 180 आएगा, ठीक है। फोर से नहीं करना, सॉरी, इसको 2 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल है, ये इसी से आ जाएंगे, कंफ्यूज मत होना आप लोग। जैसे देखो 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं, 1 2 4 8, किसी में कुछ पूछ लेगा, किसी में कुछ पूछ लेगा। तो 36 ग्राम जल में कितने होते हैं, तो वे होते हैं 2। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दिखाई जाती, नीरस दिखती है, इसमें कोई भी आकृति निर्मित की जा सकती है, इसमें तार निर्मित किया जा सकता है, ऊष्मा का प्रवाह करती है, तो क्या आ जाएगा, तो हमारा सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, नीरस दिखती है। जो न्यूमेरिकल है ये आपके 1 या 2 पूछे जाएंगे, और जो पूछे जाएंगे वो एकदम इजी पूछे जाएंगे, यानी कि इधर की वैल्यू दे देगा, ऊपर का पूछेगा, नीचे का निकाल देना, एकदम इजी है। इसमें 4 मोल का है तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करके 2, जो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 108। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, टीन, बिस्मिथ, फास्फोरस, सिलिकॉन, तो कौन सा है, हमारा सही जवाब क्या जाएगा, उपधातु, तो उपधातु कौन सा है, सिलिकॉन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में क्या एक अधातु है, इनमें से अधातु बतानी है, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या पोटेशियम, तो अधातु कौन सी है, हमारा सही जवाब क्या जाएगा, नाइट्रोजन एक अधातु है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो प्रक्रिया को कहा जाता है, छानना, गहनना, अवसादन, सूत बनाना। आपको कहीं नहीं जानना है कि आप बीच में छोड़ के मत जाया करो, प्लीज एक बार वीडियो को एंड तक देखो तो सही, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जब तक आप इनको देखोगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है या नहीं है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तो बताइए क्या आएगा, तो इसका जवाब आएगा अवसादन। नेक्स्ट है,
भाप आश्वासन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? मोटे या दानेदार पदार्थ, अनेक इलेक्ट्रॉनों वाले पदार्थ, रंगीन पदार्थ, भाप वाष्पशील पदार्थ। जो ये टॉपिक है ना, साइंस वाला टॉपिक, ये है ना आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई स्टेट का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो बताओ क्या आएगा? हमारा सही जवाब है भाप वाष्पशील पदार्थ। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान जल में निलंबित कणों की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन या आसवन। तो क्या कहलाती है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अवसादन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कप पानी में फैलने वाले खाद रंग की एक बूंद, इसका उदाहरण प्रासरण, वाष्पीय दाब, रिसाव या विसरण। तो क्या है वो? तो वो है विसरण। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? विलयन, निलंबन, विलयन या निलंबन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब आ जाएगा निलंबन। नेक्स्ट देखो, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? छानना, थ्रेसिंग, सूत्रण या अवसादन। तो बताइए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अवसादन। यानी कि मान लो कोई मिश्रण है, तो उसको अब अगर हम पानी में मिलाएंगे तो जो भारी चीज़ है वो तो नीचे बैठ जाएगी, जो भारी घटक है, और जो अशुद्धियाँ है वो ऊपर आ जाएगी, या अशुद्धियाँ तो नीचे बैठ जाएंगी और जो चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है? अवसादन यानी कि तलछट जामन, यानी कि जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी, विनोइंग, निस्पंदन या निखारना। तो कौन सी नहीं है इसमें से? तो हमारा सही जवाब है विनोइंग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? द्रव की सतह के ऊपर पवन की गति, संबंधित द्रव की मुक्त सतह का क्षेत्रफल, परिवेशी तापमान या आर्द्रता। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी, आर्द्रता। करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करें और करंट अफेयर से संबंधित डेली पीडीएफ, क्विज, वीकली क्विज, मंथली पीडीएफ, 6 मंथ पीडीएफ, ये सभी आप हमारी वेबसाइट पर फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, अवक्षेपण, निस्तारण या घनीकरण। तो क्या कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? वाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि गैस से द्रव अवस्था में आना, परिवर्तन, संघनन, परिपूर्णता या वाष्पीकरण। तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे संघनन, यानी कि गैस से द्रव अवस्था में आना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, उध्रुवपातन, क्वथन या वाष्पोत्सर्जन। तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे उध्रुवपातन। जैसे आप देखते होंगे, जब बर्फ़ होती है, जब हम फ्रीजर में से जब बर्फ़ को निकालते हैं तो उसमें वो जो धुआं उठती है ना, तो वो क्या होती है? वो उध्रुवपातन ही होता है उसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है? तो इनमें से जो सूत्र सही है ना, वो है ऑप्शन बी। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल अपॉन में विलय का लीटर में आयतन। तो ऑप्शन बी एकदम सही है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? अवसादन, वाष्पीकरण, छानना या संघनन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे
करण। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में, वीडियो के बाद कमेंट में लिखकर भेज देना, हम आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको हम सोल्व करेंगे। एक पायस यानी कि इमल्सन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पायस यानी कि इमल्सन किसका कोलाइडी विलयन होता है? द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, ठोस में गैस या ठोस में ठोस। तो किसका होता है? कोलाइडी का मतलब होता है टकराना, एक दूसरे से टकराना। तो किसका होता है? द्रव में द्रव का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संबंधित विलयन और विलय के बारे में सत्य नहीं है? तो इनमें से बताना कौन सा सत्य नहीं है। जब विलय को आबादित रखा जाता है तो विलय के कण तल पर बैठ जाते हैं, ये बात तो एकदम गलत है। विलय के कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित नहीं करते, सही है। विलय के कणों को बिना सहायता प्राप्त आंखों से नहीं देखा जा सकता, सही है। एक विलय पर समांगी मिश्रण है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। नेक्स्ट है, खालिस्तान दो या दो से अधिक घटकों से सजातीय मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण, विलयन, एंजाइम्स या पायस। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? विलयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? कीचड़, दूध, पनीर या रबर। तो उदाहरण कौन सा उसका? पनीर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसको एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? हीरे को, लवण को, समुद्र जल को या कोयले को। तो समुद्र जल को वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्थर प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ घन कोण के चलते प्रकीर्णन होता है? तो कब किया था? 1905 में, 1911 में, 1921 में या 1925 में। तो हमारा सही जवाब क्या आएगा? 1911 में। नेक्स्ट देखो, 1904 में विभाज्य परमाणु का पलम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन पलम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं? तो बताइए। ऑप्शन है रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकॉन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल या सर जे थॉमसन। तो हमारा सही जवाब क्या है? सर जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट देखो, लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 5, 3, 4, 2। जो लिथियम होता है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें होती है 3। लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। तो जहाँ जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा ना उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने या गोल्डस्टीन ने। तो किसने की थी? हमारा सही जवाब क्या जाएगा? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट देखो, इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, कार्ल डी एंडरसन या एडमंड बेकुरल। तो किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने तो न्यूट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रॉन एवं इसकी विशेषताओं की खोज किसने की थी? अभी आया है थोड़ी देर पहले, बताओ कमेंट करके। तो बी, जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट देखो, अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है यानी कि गलत है? उनकी उच्च आयनीकरण क्षमता होती है, उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है, उनकी उच्च गतिज ऊर्जा होती है, वे धनावेशित हीलियम नाभिक है। तो क्या बात गलत है? तो हमारा ऑप्शन बी, ये बात एकदम गलत है। नेक्स्ट देखो, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? बीटा पार्टिकल से मात्रा में दुगने, ऋण आवेशित, बिल्कुल हीलियम के नाभिक के जैसे, गामा किरणों की तुलना में कम आयनजनिक क्षमता। तो क्या है अल्फा पार्टिकल? तो अल्फा पार्टिकल है बिल्कुल हीलियम के नाभिक के जैसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं? तो परमाणु के जो केंद्रक होते हैं तो उसमें क्या होते हैं? जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है तो इसका जो ये केंद्र बोलते हैं बीच के सेंटर को, तो बीच के सेंटर में 2 चीज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, 3 चीज होती है। क्या क्या होती है?
सॉरी, दो चीज़ें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहर होते हैं इसके, ठीक है। तो क्या होती है, जो सेंटर के अंदर तो क्या होती है, दो ही चीज होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर बाहर चक्कर लगाते हैं। सेंटर में तो दो ही चीज होती है, याद रखना। तो कौन कौन सी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान और खालिस्तान का द्रव्यमान एक समान होता है। किस किस का? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आइसोप्रोपॉन या अल्फा कण। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है। नेक्स्ट देखो हमारा, इलेक्ट्रॉन खालिस्तान गति के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। अभी बताया था, ये कोई कण है तो इसके चारों ओर घूमते हैं, तो क्या आ जाएगा? कक्ष। यानी कि इसकी कक्षा के तो चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, कक्षीय। नेक्स्ट देखो, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1000, 8000, 1837 या 5000। तो कितना गुना होता है? तो वो होता है 1837 गुना। नेक्स्ट देखो, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता? गति, वेग, संवेग, गति तथा वेग दोनों। तो क्या आएगा? गति। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है? अल्फा कण, प्रोटॉन, हीलियम नाभिक या इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऋणावेशित है, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था? गामा, बीटा, इलेक्ट्रॉन या अल्फा। आया था, किसको टकराया था? तो इसने अल्फा कणों को टकराया था, पहले भी आया हुआ है ये। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का। तो किसका पता चलता है? प्रोटॉन का पता चलता है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है ना, तो वो क्या है? पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट देखो, लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? अभी आया था थोड़ी देर पहले। तो कितने प्रोटॉन होते हैं लिथियम नाभिक में? 3 होते हैं। और लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है ना, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में लिथियम तीसरे नंबर पर ही आता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/, अभी आया था, कितना गुना होता है? 1837 गुना होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना। ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो क्या आ जाएगा? हमारा सही जवाब आ जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखो, सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, परचक्रण क्वांटम संख्या, मूल क्वांटम संख्या या द्विगांशी क्वांटम संख्या। तो किससे किया जाता है? तो हमारा सही जवाब है परचक्रण क्वांटम संख्या से। देखिए, चलो थोड़ा फटाफट देख लेते हैं अब क्वेश्चन। किसी परमाणु में n कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है? तो मैं बता देती हूँ, ये कोश यानी कि कक्ष होते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक परमाणु है, ठीक है। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना, तो इनको कक्षा का नाम दिया गया है, कोश का नाम दिया है। तो पहला होता है K, L, M, फिर आगे N, ऐसे बढ़ता जाता है। तो किसका पूछा है इसने? N का पूछा है। किसका पूछा है? N का। तो देखो, N का पूछा है, तो यानी कि 1 2 3 4। तो जो स्टार्टिंग है इसमें 2 रखे जाते हैं, फिर 8, फिर 16, फिर 32। तो N का पूछा है ना, तो N में कितने रखे जाएंगे? 32। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी। तो हमारा क्या आ जाएगा? डी। वैसे स्टेबल रखने के लिए परमाणुओं को 8-8 में ही विभाजित कर देते हैं, यानी कि पहले स्टार्टिंग में 2 रख देंगे, फिर 8-8-8 भी कर देंगे,
ठीक है। तो लेकिन अगर n का पूछा है तो हमें सीधा बता देंगे, पहले में 2, फिर 8, फिर 16, फिर 32, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जहां n किसके बराबर होते हैं। तो अभी बताया तो जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम k सेल कहते हैं, तो कितने होते हैं उसमें, ऑप्शन बी 2 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Fe के न्यूक्लियस में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Fe को बोलते हैं आयरन, यानी कि लोह है, ये इसका सिंबल है। Fe2 पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 26 कितने होते हैं, प्रोटॉन। अब हमें बताना है कि अब Fe2 पॉजिटिव लग गया तो इसका मतलब क्या है कि अब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमारा सही जवाब है 24। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव है तो 2 बढ़ने चाहिए, 2 बढ़ने चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब है कि इसने 2 किसी को उधार दे दिए, उधार दे के ये धनवान बन गया, तो यानी कि अब इसमें कितने की संख्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए खालिस्तान इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। तो बताइए 1, 2, बेरियम आता है चौथे नंबर पर, कितने नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर। तो अब इसने देखो, ये मान लो बेरियम है, अब इसने इसके बाहर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गई, अब बचे कितने, 2। अब बाहर वाले सेल में कितने आते हैं, 8 आते हैं। अब इसको स्टेबल रखने के लिए, यानी कि अपना बैलेंस सही रखने के लिए क्या करने पड़ेंगे, या तो ये 6 किसी से लेगा तभी तो 8 बनेंगे, या ये 2 किसी को देगा, 6 किसी से लेगा या 2 किसी को देगा तब 8 बनेंगे। तो 6 तो कोई देगा नहीं, 2 कोई ले लेगा इससे, यानी कि कम ले लेगा, तो ये किसको कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन खोलने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 फिट होता है, बोरॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो किसके लिए फिट होता है, मैं बता देती हूँ, नाइट्रोजन के लिए NH2NP3 ये फॉर्मूला होते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से किस तत्व के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम। बाहरी इलेक्ट्रॉन में 1 से अधिक, तो किस में होते हैं, लिथियम तीसरे नंबर पे आता है, ये 11 नंबर पे, हाइड्रोजन फर्स्ट पे, बेरिलियम 4 पे। तो किस में होंगे बाहरी इलेक्ट्रॉन, तो किस में होंगे, डी, बेरिलियम में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर। तो कौन सा है, तो वो है कैल्शियम। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जिसे U में व्यक्त किया जाता है, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है, क्रमांक नहीं है, यानी कि भार कितना है इसका, तो ऑक्सीजन का कितना रहेगा, 16। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक पूछा है, यानी कि नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है, तो जो नाइट्रोजन है ना वो 7वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट देखो, नाभिक का आकार लगभग क्या है, तो नाभिक का आकार कितना होगा, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई इसका आकार नहीं, इसमें से नहीं है। निम्नलिखित में से किसके एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है, तो जो ड्यूटेरियम होता है वो किसका होता है समस्थानिक, इसको भारी पानी यानी कि जो हैवी वाटर होता है ना D2O, उससे भी करते हैं, तो हाइड्रोजन का होता है, किसका होता है, हाइड्रोजन का। नेक्स्ट देखो, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक है, 3, 5, 2, 4। तो जो कार्बन के कुल समस्थानिक कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं, तो जो कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं वो होते हैं 3। नेक्स्ट देखो, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम निम्न है, तो क्या है ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, तो वो तो हमारा सही जवाब है, अभी बताया था, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, हमें गलत बतानी है कौन सी बात। हाइड्रोजन का परमाणु टाइटेनियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है, ड्यूटेरियम को बाहरी हाइड्रोजन कहते हैं, ड्यूटेरियम के परमाणु में एक न्यूट्रॉन होता है, प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है।
तो क्या बात गलत है, तो ऑप्शन डी ही गलत है। नेक्स्ट देखो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम खालिस्तान के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। बताओ, नेक्स्ट का बताओ हमें। तो किसके अभी बताया था, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। और अब कुछ बच्चे पूछेंगे यहाँ पर तो गलत था, यहाँ पर गलत नहीं थे, यहाँ पर ये बोल रहा था कि दुर्लभ यानी कि कम कम मात्रा में नहीं मिलता, जैसे तीनों मिलते हैं वैसे ही मिलता है। नेक्स्ट देखो, समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट खालिस्तान ने दिया था। तो फ्रेडरिक सोडी ने, कार्ल डी एडरसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने या जोसेफ प्रिस्टले ने। तो किसने दिया था, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक सोडी ने दिया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, जब किसी तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन या आइसोमर। तो हम उसको पता है क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है, तो क्या होता है, तो उसका होगा ऑप्शन सी, एक जैसी परमाणिक परमाणु किंतु भिन्न परमाणिक सहंति। नेक्स्ट देखो, हमारा आइसोटोप के रासायनिक गुण कैसे होते हैं, अभी आया था, कैसे होते हैं, समान होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, समान होना आवश्यक नहीं या भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं। तो जो आइसोटोप्स है ना, तो उसके गुण होने चाहिए समान। नेक्स्ट देखो, हमारा निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है, हाइड्रोजन का था ड्यूटेरियम भी है, टाइट्रियम भी है, पोट्रियम भी है, प्रोटियम भी है, तो बी नहीं है, रेडियम नहीं है। नेक्स्ट देखो, हमारा किसी भी तत्व के समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है बताना है, उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, उनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं, उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ऑप्शन सी, उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। ये बात गलत है। नेक्स्ट देखो, स्केडियम के कितने समस्थानिक होते हैं, 7, 10, 9, 13। तो कितने होते हैं, तो उसके होते हैं 13। नेक्स्ट देखो, अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु खालिस्तान के रूप में जाने जाते हैं। संभारिक यानी कि आइसोबार्स, समलवण आइसो हेलिन्स या समस्थानिक आइसोटोप्स। तो क्या बोलेंगे हम उसको, या आयन बोलेंगे, तो उनको बोला जाता है आइसोबार्स यानी संभारिक। नेक्स्ट देखो, संभारिकों में क्या होता है, अभी अभी आया है, जस्ट अभी पहले वाला, यानी कि समान भार संख्या किंतु विभिन्न परमाणु संख्या। नेक्स्ट देखो, विभिन्न तत्वों के अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है उनको क्या बोला जाता है, ये नेम है, आइसोबार, आइसोटोप्स, तो अलग अलग तो परमाणु संख्या लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होंगे तो उसको बोला जाता है आइसोबार, संभारिक। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म का उदाहरण है, हाइड्रोजन और हीलियम, कैल्शियम और आर्गन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो उदाहरण कौन सा है, कैल्शियम और आर्गन। नेक्स्ट देखो, कौन सा नियम यह बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के लिए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब थोड़ी देर पहले बताया था, इसका मतलब होता है उल्टा, यानी कि उसका उल्टा होता है। बोयल्स का नियम, अवोगैड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम या गे ल्यूशाक का नियम। तो क्या आ जाएगा, तो उसका जवाब आ जाएगा बोयल्स का नियम। नेक्स्ट देखो, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, उच्च दाब तथा निम्न ताप, निम्न दाब तथा उच्च ताप, उच्च दाब तथा उच्च ताप या निम्न दाब तथा निम्न ताप। तो क्या आ जाएगा, निम्न दाब तथा उच्च ताप। नेक्स्ट देखो, अल्फा कण खालिस्तान के द्विआवेशित आयन होते हैं, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम या लिथियम। तो किसके होते हैं, हीलियम के होते हैं। नेक्स्ट देखो, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक खालिस्तान है, कोयला, मैग्नीज, अभ्रक या यूरेनियम। तो जो नाभिकीय ऊर्जा होती है वो यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण खनिजों में अयस्क है।
फ्रेंसियम एक अति रेडियो सक्रिय तत्व है। फ्रेंसियम के अधिक दीर्घ आयु वाले समस्थानिक तो कौन सा है? Fr, जिसका परमाणु द्रव्यमान 233 है और संख्या है 87 की अर्ध आयु मात्रा कितनी है? तो कितनी सेकंड या मिनट की है? 21 मिनट की है। नेक्स्ट देखो, बेकुरल खालिस्तान के मापन की इकाई है प्रतिरोध, वेग, चालकता या रेडियोधर्मिता। तो किसकी है वो? तो वो है रेडियोधर्मिता की। नेक्स्ट देखो, रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारक नामक काल निर्धारण विधि का प्रयोग करके काल निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता। मिट्टी, पृथ्वी का पर खनिज, फॉसिल और पादप पिंड या चट्टानी। तो क्या आ जाएगा? फॉसिल और पादप पिंड। नेक्स्ट देखो, कैथोड किरणें खालिस्तान की किरण है प्रोटॉन की, पॉजिट्रॉन की, न्यूट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन की। तो किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट देखो हमारा, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? डेसिबल, एम्पियर, बेकुरल या कोबाल्ट। तो क्या है? बेकुरल। ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी बेकुरल। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन अल्फा कण को निरूपित करता है? हीलियम, यानी कि हीलियम है ये भी हीलियम है। तो अब इसके वो दे रखे हैं एक परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान, तो कौन सा करता है? तो 2He4, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।